ट्रिक्स इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जीएस में अभी हिस्ट्री की वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं और उसके बाद अब हम भारतीय राजनीति से संबंधित वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित यहाँ पर कुछ चर्चाएं कर रहा हूँ कि उसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले मैं संविधान की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसको आप लोग समझ लें, क्योंकि जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा उसी स्ट्रक्चर के आधार पर फिर हम आगे कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। संविधान का मतलब, सबसे पहले तो संविधान का मतलब समझ लेना। संविधान का मतलब एक ऐसी पुस्तक है जिसमें नियम कानून दिए गए हैं और उन्हीं नियम कानूनों के आधार पर हमारी सरकारें चलती हैं। तो संविधान को आपने बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, बस एक सामान्य तरीके से समझना है कि ये एक नियम कानूनों की किताब है और इसी किताब पर जो नियम दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर हमारी सरकारें आज भी चलती हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चलेगी तो फिर उस सरकार को शासन करने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है। संविधान के अंतर्गत तीन बातें आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। सबसे पहली चीज है अनुसूची, दूसरी चीज है भाग और तीसरी चीज है अनुच्छेद। इन तीन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ लेना। जितने भाग मैं बताऊंगा, जिन जिन को पढ़ना है उनको आप लोग तैयार कर लें। हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है के अपेक्षा ये भी समझना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीजें छोड़नी है। ठीक है, अनुसूचियों की अगर बात करें, मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। ये याद रखना है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग की अगर बात करें तो मूल रूप से 22 भाग थे, वर्तमान में भागों की संख्या 25 है। और अनुच्छेदों की अगर बात करें, मूल रूप से 395 थे और वर्तमान की बात करें तो 465 तक यहाँ पर आर्टिकल बन चुके हैं। तो इसी को हम समझते हैं। सबसे पहले इन 12 अनुसूचियों को समझते हैं। अनुसूची 1 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 1 का संबंध है केंद्र व राज्य से। अनुसूची 1 केंद्र व राज्य। अनुसूची 2 का संबंध है वेतन एवं भत्ते, वेतन व भत्ते से संबंधित अनुसूची 2 है। अनुसूची 3 का संबंध किससे है? तो ये शपथ से संबंधित अनुसूची 3 है। अनुसूची 4 में जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यसभा सीटों का बंटवारा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है? इंपॉर्टेंट में से इसको रख दे रहा हूँ, अनुसूची 4 में से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछी ये सारी की सारी अनुसूचियां क्वेश्चनों में पूछी गई हैं, फिर भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं और चर्चा कर दूंगा। लेकिन आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये 12 की 12 अनुसूचियों को एक एक करके सबको याद रखें। अनुसूची 5 की तरफ जा रहे हैं, तो ये अनुसूची 5 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SC ST क्षेत्रों के शासन से संबंधित है। क्षेत्रों का शासन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। SC ST क्षेत्रों का शासन। पॉलिटी में आपने याद रखना है कि जहां पर भी SC ST से संबंधित बात हो या महिलाओं से संबंधित बातें आए या फिर बच्चों से संबंधित बातें आए तो समझ लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अनुसूची 5 का संबंध SC ST क्षेत्रों के शासन से है। अनुसूची 6 का संबंध ये भी इंपॉर्टेंट होती है असम मेघालय, असम मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम क्षेत्रों का शासन, त्रिपुरा मिजोरम, मिजोरम क्षेत्रों का शासन, क्षेत्रों का शासन ये अनुसूची 6 के अंतर्गत दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अनुसूची 6 में शामिल नहीं है? असम मेघालय त्रिपुरा दे देंगे, एक कोई और दे देंगे, मणिपुर दे देंगे, तो वहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम क्षेत्रों का शासन अनुसूची 6 के अंतर्गत आता है। अनुसूची 7 में जाते हैं तो अनुसूची 7 का संबंध किससे है? तो इसको आप याद रखेंगे, इसमें केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के कार्यों का बंटवारा, सूची के कार्यों का बंटवारा के कार्य इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के कार्यों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 7 में है। अनुसूची 8 में जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका संबंध किससे है? तो ये भाषा से संबंधित अनुसूची है। भाषा से संबंधित मूल रूप से भारतीय संविधान की बात करेंगे तो 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो मूल रूप से 14 और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या है 22। वर्तमान में ये भाषाएं कितनी हैं? तो 22। ठीक है,
अब आते हैं अनुसूची 9, 10, 11 और 12। इन 4 अनुसूचियों को और समझते हैं। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, 10वीं का संबंध किससे है, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो इन चारों अनुसूचियों को हम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हैं। ये बाद में जोड़ी गई हैं, इसलिए सभी को आप अच्छे से याद रखना। 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित है ये। और ये कब जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, पहला संशोधन, फर्स्ट संशोधन 1951 में, 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। इसके द्वारा इसको जोड़ा गया। और उसके बाद बात करते हैं अगला 10वीं अनुसूची। इसका संबंध किससे है, तो ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल। और ये कब जोड़ी गई, तो 52वां संशोधन हुआ था। 52वां संशोधन ये कब हुआ, तो 1985, 1985 में ये संशोधन हुआ था। इसको भी याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची। ये 73वां संशोधन हुआ था। 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। और फिर 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका। और ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो 74वां संशोधन हुआ था। 74वां संशोधन 1992-93 में ये संशोधन भी हुआ था। तो इनको ये 12 अनुसूचियां बिल्कुल अच्छे से आपने तैयार करनी है। एक एक करके ये सारी अनुसूचियां आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये 12 अनुसूचियां मैंने लिख दी हैं। और ये 9, 10, 11, 12, 8 से लेकर के 12 तक भी बहुत इंपॉर्टेंट में से आती है। 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये सारी की सारी अनुसूचियां इंपॉर्टेंट होती हैं। एक एक अनुसूची आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अनुसूची 1 का संबंध केंद्र व राज्य, अनुसूची 2 वेतन व भत्ते, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 4 राज्यसभा सीटों का बंटवारा, अनुसूची 5 SC ST क्षेत्रों का शासन, अनुसूची 6 असम मेघालय त्रिपुरा क्षेत्रों का शासन और अनुसूची 7 का संबंध है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के कार्यों का बंटवारा। अनुसूची 8 का संबंध भाषा से संबंधित है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 14 भाषाएं हैं, वर्तमान में इनकी संख्या है 22। अब 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका। 9वीं अनुसूची पहले संशोधन 1951 के द्वारा जुड़ी और 10वीं 52वां संशोधन 1985, 11वीं 73वां संशोधन 1992 और 12वीं 74वां संशोधन 1992-93 के द्वारा ये जोड़ी गई। ठीक है, तो ये तो रही हमारी बात अनुसूचियों की। अब समझते हैं भाग। भाग कौन कौन से हमें पढ़ने हैं इसमें। भाग 1 पढ़ने हैं, भाग 2 पढ़ने हैं, भाग 3 पढ़ने हैं। जो जो हमें पढ़ने हैं उन पर मैं बात कर रहा हूं। भाग 4 पढ़ने हैं, भाग 4 का क पढ़ने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 5 पढ़ने हैं, भाग 5 पर ध्यान देना है, भाग 6 पर ध्यान देना है। इसके अलावा भाग 9 और भाग 9 का क, भाग 9 का क ये भी पढ़ने हैं। और इसके बाद भाग 15 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भाग 15, भाग 17 पर फोकस करना है, 17, भाग 18 पर फोकस करना है और भाग 20 पर फोकस करना है। इतने भाग हमें मुख्य रूप से बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। भाग 1 का संबंध किससे है, तो ये केंद्र व राज्य से संबंधित है, केंद्र व राज्य से संबंधित है। और इसके आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में इसको दिया गया है। भाग 1 को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक में भाग 1 को रखा गया है। ठीक है, फिर बात आती है भाग 2 का संबंध किससे है, तो ये सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है भाग 2। और इसका अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद इसका है 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 को रखा गया है। अब बात आती है भाग 3, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार जिसे हम कहते हैं, उससे संबंधित है। और अनुच्छेद कितना है इसका, अनुच्छेद है 12 से लेकर के 35 तक में इसको रखा गया है, 12 से 35। ठीक है, भाग 4 का संबंध किससे है, DPSP नीति निर्देशक तत्व,
ये एक एक करके हम इनको समझेंगे। पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग तैयार करना, उसके बाद सारे पॉइंट हमें एक एक करके पढ़ने हैं। ये अनुच्छेद 36 से 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, डीपीएसपी को भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 का क क्या है? मूल कर्तव्य, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद कितना है? 51 का क, ये बाद में जोड़ा गया है, भाग 4 का क है और अनुच्छेद 51 का क है। ठीक है, भाग 5 में आते हैं तो भाग 5 का संबंध किससे है? तो ये केंद्र सूची से संबंधित है। और भाग 6 किससे संबंधित है? तो ये राज्य सूची। राज्य सूची के जितने भी विषय हैं राज्य में जो भी आते हैं, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, विधान परिषद, ये सब कुछ भाग 6 के अंतर्गत। लेकिन केंद्र में जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें भाग 5 के अंतर्गत आती हैं। अब इनके आर्टिकल की अगर बात करें तो ये है अनुच्छेद कितने में? 51 तक तो हमने देख लिया। अब आ जाओ अनुच्छेद 52 से लेकर के 52 से 151 तक में ये है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के अंतर्गत भाग 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब भाग 9 और 9 का क समझिए। भाग यहां देखो, अनुसूची 11 पंचायती राज है, अनुसूची 12 नगर पालिका है। यही अनुसूची 11 और 12 किस भाग में है? तो 9 और 9 का क में है। अनुसूची 9 का संबंध किससे है? अनुसूची 9 है पंचायतों से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची 9। और अनुसूची 9 का क किससे संबंधित है? तो ये है नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित अनुसूची 9 का क है। अब बात आती है इनके अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद आप याद रखना, अनुच्छेद देखो 243 से लेकर के 243 के ओ तक में इसको रखा गया है। ठीक है, ओ तक तो ये हो गया। अब इसका अनुच्छेद कहां से शुरू होता है? 243 ओ तो कंप्लीट हो गया, 243 के पी से शुरू होता है, पी से लेकर के 243 का जेड जी तक है, ये जेड जी तक का भाग 9 क के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां तक की बातें आपको क्लियर होगी होंगी। इनको बहुत अच्छे से आप सबसे पहले इसको याद कर लेना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से ही चीजें बनने वाली हैं, सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, अधिकांश क्वेश्चन। और इनके अंदर की चीजें मैं एक एक करके इनको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाग 15 किससे संबंधित है? तो ये है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जिसे हम कहते हैं, निर्वाचन आयोग, ये भाग 15 में है। और इसका अनुच्छेद कितना है? निर्वाचन आयोग का जो आर्टिकल है इसको याद रखेंगे, अनुच्छेद 224 से लेकर के 229 तक निर्वाचन आयोग है। ठीक है, अब बात आती है भाग 17। भाग 17 का संबंध किससे है? तो ये राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा। और आर्टिकल कितना है इसका? अनुच्छेद 243 से 251 के अंतर्गत राजभाषा से संबंधित है। भाषा आपने देखा अनुसूची 8 में है, और राजभाषा का संबंध किससे है? तो भाग 17 से। अब आते हैं भाग 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल, जिसे हम आगे जब राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो वहां पर आपातकाल के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद देखो 243 से, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये 343 से 351 है। हाँ, 343 से 351 है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये 324 से 329 है। हाँ, ये 300 है, 324 से 329, 343 से 351। और ये है अनुच्छेद कितना? 352 से लेकर के 360 तक में भाग 18 है। अब आती है बात भाग 20 की, ये किससे संबंधित है? तो ये है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से संबंधित है भाग 20। और इसका आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और समझ लेना, जैसे मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? तो इसे लिया गया है अमेरिका से, इसका स्रोत क्या है? अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है? तो इसे लिया गया है आयरलैंड से।
आयरलैंड से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, जब हम संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तो वहां पर मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो ये रूस से लिए गए हैं, रूस से। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। अब बात आती है संविधान संशोधन को कहां से लिया गया है, तो इसे लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो यहां तक की चीजें सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को तैयार करो जो कि संविधान से संबंधित है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक पॉइंट इसके बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने इसको क्लियर करना है। तो ये तो रही बात पहली संविधान की। इसके बाद भारतीय राजनीति में एक और पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं सरकार। तो सरकार वाले पोर्शन को अब हम इसके बाद समझेंगे। तो सबसे पहला पोर्शन हमारा ये कंप्लीट हुआ, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके बाद हम अगले पोर्शन पर आते हैं जिसका नाम है सरकार। अब बात आती है कि हमारे देश में सरकारें कितने प्रकार की होती है, तो उसको आप लोग समझना। सरकारों की अगर बात करें तो हमारे देश में सरकारें दो प्रकार की होती हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं इनको समझेंगे कि एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार, और दूसरी कौन सी होती है, राज्य सरकारें। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में केंद्र की अलग सरकार होती है और राज्य की अलग सरकार होती है। अब बात आती है केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार को भाग 5 के अंतर्गत जो केंद्र सूची है उसके अंतर्गत इसे रखा जाता है, और जो राज्य सरकार है उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो भाग 6 में जो राज्य सूची के विषय हमने देखे उसके अंतर्गत राज्य सरकारों को रखा जाता है। अब सरकार की बात करेंगे तो सरकार के भी 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से, एक होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका, दूसरा स्तंभ क्या होता है, विधायिका, विधायिका, और तीसरे स्तंभ को हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका। ये 3 स्तंभ होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भाई सरकार का चौथा स्तंभ क्या होता है, तो मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें 3 स्तंभों के बारे में पढ़ना है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि चौथा स्तंभ क्या है तो मीडिया को कहते हैं। अब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये केंद्र सरकार में भी होती हैं और राज्य सरकार भी। सरकारें कितने प्रकार की बताई हमने, 2 प्रकार की। एक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, और दूसरा क्या है, राज्य सरकार, राज्य की सरकार होती है। तो 2 प्रकार की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्यपालिका में का सबसे प्रमुख संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। दूसरे नंबर में कौन आता है, उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर में कौन आता है, तो प्रधानमंत्री। अब देखो, कभी आवश्यकता पड़ने पर उप प्रधानमंत्री बनाने का भी प्रावधान है, लेकिन ये पद संवैधानिक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर और क्या होती है, मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद। तो ये सब केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं। जितने भी मंत्री परिषद के जो भी सदस्य होते हैं ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया केंद्र सरकार के अंतर्गत। इसके अलावा राज्य सरकार में जाएंगे तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। राज्यपाल के बाद वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा यहां पर भी क्या होती है, एक मंत्री परिषद यहां पर भी होती है, मंत्री परिषद। ठीक है, तो ये सारे के सारे राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब एक आपने नाम सुना होगा महान्यायवादी, एक सुना होगा महाधिवक्ता। महान्यायवादी की अगर बात करेंगे तो महान्यायवादी ये केंद्र सरकार का वकील माना जाता है, और महाधिवक्ता क्या होता है, महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील माना जाता है। तो इसको भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है जो कि कार्यपालिका। महान्यायवादी का मतलब हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महाधिवक्ता का मतलब हो गया एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से इसको भी सभी लोग तैयार रखेंगे। अब बात आती है विधायिका। केंद्र सरकार की जो विधायिका होती है उसे हम कहते हैं संसद। राज्य सरकार की जो विधायिका होती है उसे हम कहते हैं क्या, विधानमंडल। अब इनको एक दूसरे से कंपेयर करना, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा केंद्र में संसद वैसी राज्य में क्या होती है, विधानमंडल। अब संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो इसमें एक होती है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा,
और तीसरा इसका अभिन्न अंग किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। ऐसे ही देखो बिल्कुल सेम है, विधानमंडल के अंतर्गत क्या आएगा, एक होती है विधानसभा, दूसरी होती है विधान परिषद, और तीसरा इसका अभिन्न अंग किसे मानते हैं, तो राज्यपाल को इसका अभिन्न अंग मानते हैं। क्लियर हो गया। तो ये विधायिका होगी केंद्र की, ये होगी राज्य की। अब न्यायपालिका देखो, सेंट्रल में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राज्यों में होते हैं। क्लियर। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को। तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग एक एक करके याद रखना। इनके आर्टिकल बता रहा हूं, देखो राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 में रखा गया है। 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 74। ये है आर्टिकल इनके। अब इसमें देखो ये शुरू होता है 153 से, 11 जोड़ दो कितना हो गया, 164। ये हो गया राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आर्टिकल। ठीक है। अब यहां पर आर्टिकल देखो बिल्कुल सिंपल है, 79, 80, 81। ये 79 में संसद को रखा गया है, 80 में राज्यसभा को, 81 में लोकसभा को। अब विधानमंडल का देखो 168 होता है, 169 होता है, और इसका कितना होता है, 170। ये इनके आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो इसको आर्टिकल 124 है। इसका आर्टिकल देखो 2 पहले ले लो, 214 कर दो, 214 हो गया। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कितना है, तो 233। ये इनके आर्टिकल है। इन आर्टिकलों के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम शुरुआत से शुरू करेंगे संविधान को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान का विकास। आज मैंने बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हम सबसे पहले जो पहला वाला स्ट्रक्चर बनाया था संविधान के बारे में, एक एक करके अनुसूची, भाग, अनुच्छेद इनको समझेंगे। उससे पहले संविधान का विकास, फिर उनमें आएंगे एक एक करके संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसका निर्वाचन कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सरकार के ये जो तीनों स्तंभ है, इन तीनों स्तंभों को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।